हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अनुज सर में। तो दोस्तों, जॉन कीट्स की सीरीज चल रही है। जॉन कीट्स एक रोमांटिक पोएट है और पिछली क्लास में हमने डिस्कस किए थे क्वेश्चन नंबर 26 से 50 तक। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 51 से 75 तक और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 इज ऑन योर स्क्रीन। When Keats writes about the beaker full of the blushful Hippocrene, Hippocrene is, तो Hippocrene का क्या मतलब है यहाँ पे? ऑप्शन ए द फाउंटेन ऑफ द हॉर्स, बी अ स्प्रिंग सैक्रेड टू द म्यूजेस। तो दोस्तों, आप ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा तो करेक्ट ऑप्शन में बताता चलूँगा। 51 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी, मीन्स द फाउंटेन ऑफ द हॉर्स, स्प्रिंग सैक्रेड टू द म्यूजेस। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 के एक्सप्लेनेशन की ओर। द टर्म हिपोक्रेन एज यूज्ड बाय कीट्स इन वन ऑफ हिज पोएम्स मीन्स बोथ द फाउंटेन ऑफ द हॉर्स एंड अ स्प्रिंग सैक्रेड टू द म्यूजेस, हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट। एग्जाम पॉइंट्स। अब दोस्तों, हम कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस देखते चलेंगे जो कि पेपर में पूछी जाती हैं। कीट्स माइट हैव बिकम अ क्रिटिक एज ही माइट हैव बिकम ऑलमोस्ट एनीथिंग गुड, बट आई डू नॉट थिंक ही वॉज वन हुज कमेंट इज दिस। तो दोस्तों, ये कमेंट प्रोफेसर सेंट्सबरी का है। ओ फॉर अ लाइफ ऑफ सेंसेशंस रेदर देन ऑफ थॉट्स हु सेड, ये दोस्तों कीट्स की लाइन है। पोएट्री शुड सरप्राइज बाय अ फाइन एक्सेस, and if poetry should come out not as naturally as the leaves to a tree, it had better not come at all. These lines are from the pen of John Keats. Keats believes in fine excess in poetry and in a letter advises the other poet in a letter, "You, I am sure, will forgive me for sincerely remarking that you might curb your magnanimity and be more of an artist and load every rift of your subject with one." Whom is Keats advising here? यहाँ पर Keats अपने फ्रेंड सेली को एडवाइस कर रहे हैं। We hate poetry that has a palpable design upon us. He wrote this remark in a letter to John Hamilton को ये रिमार्क लिखा गया। We have poetry that has palpable design upon us. He wrote this remark in a letter to, कीट्स ने ये रिमार्क जॉन हैमिल्टन को लिखे गए लेटर में किया। एडमायर मी आई एम अ वायलेट, डोट अपॉन मी आई एम अ प्रिमरोज, ये फेमस लाइन है कीट्स की। इन हिज लेटर ऑफ December 21, 1817 टू हिज ब्रदर्स जॉर्ज एंड थॉमस, कीट्स हैज यूज्ड द टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी। इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों। नेगेटिव कैपेबिलिटी के लिए जॉन कीट्स जाने जाते हैं और ये उन्होंने अपने ब्रदर जॉर्ज एंड थॉमस को लिखे गए के लेटर में, ये लेटर कब लिखा गया था? 21 दिसंबर 1817 में। दिस इज़ द क्वालिटी दैट अ मैन पॉजेसेस व्हेन ही इज़ कैपेबल ऑफ बीइंग इन अनसर्टेनिटीज, मिस्ट्रीज, डाउट्स विदाउट एनी irritable रीचिंग आफ्टर फैक्ट एंड रीजन। व्हाट इज़ द टर्म ऑफ दिस क्वालिटी? नेगेटिव कैपेबिलिटी। कीट्स इज एन्चेंटिंगली एंड एबेंडेंटली सेंसुअस, ये किसने कहा? मैथ्यू आर्नोल्ड ने कहा। I cannot see what flowers are at my feet. This line appears in Ode to a Nightingale 1819 में लिखी गई। तो ये कीट्स की बहुत ही फेवरेट नाइटिंगल ओड टू अ नाइटिंगल है और इसको उन्होंने 2 से 3 घंटे में ही लिख दिया था। Pillowed upon my fair love's ripening breast to feel forever its soft fall. These lines appear in Keats' Ode to Nightingale में दोस्तों ये लाइनें आती हैं। Hard melodies are sweet, but those unheard are sweeter. These line appear in, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कीट्स ओड ऑन अ ग्रीसियन अर्न 1819 की ये ओड है और इसमें ये लाइन आई है कि जो सुनी हुई चीज़ें होती हैं वो बेहतर होती है, जो अनसुनी होती हैं वो ज़्यादा बेहतर लगती हैं। ब्यूटी इज़ ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, दैट इज़ ऑल ये नो ऑन अर्थ एंड ऑल ये नीड टू नो, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। दीज लाइन्स अपीयर इन ओड ऑन अ ग्रीसियन अर्न 1819, जिसमें एक अर्न, एक ग्रीक कलश की सुंदरता के बारे में डिस्क्रिप्शन देते हुए कहते हैं, जिसमें 2 लवर हैं। एक लवर दूसरे लवर को किस करने का प्रयास करता है
और वो पिक्चर कलश पे बनी हुई है जिसको देखकर कीट्स लिखते हैं कि द लवर इज़ ट्राइंग टू किस हिज बिलव्ड बट ही विल नेवर किस हर बिकॉज दे आर द पिक्चर्स, दे विल ऑलवेज बी रिमेन यंग. And can I ever bid these joys farewell? Yes, I must pass them for a nobler life, and where I may find the agonies, the strife of human hearts. These lines are in Sleep and Poetry में दोस्तों ये लाइन है. तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की ओर. इसके बाद दोस्तों फिर कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स आएंगी तो मैं उनको आपको बताऊंगा. Who is John Keats सिल्वन हिस्टोरियन? तो जॉन कीट्स का सिल्वन हिस्टोरियन कौन है? 52 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ओड टू द ग्रीसियन अर्न, यानी कि ऑप्शन नंबर सी. कलश को सिल्वन हिस्टोरियन कहते हैं. सी इज़ द राइट आंसर. सी द एक्सप्लेनेशन. कीट्स रेफर्स टू द ग्रीसियन अर्न एज अ सिल्वन historical because he feels it is best suited to tell its own story and the story of ancient. Question number 53 is on your screen. Whom did Keats regard as the prime example of negative capability? कीट्स किसको प्राइम एग्जाम्पल मानते हैं नेगेटिव कैपेबिलिटी का? तो शेक्सपियर को मानते हैं दोस्तों. 53 का करेक्ट आंसर हो जाएगा विलियम शेक्सपियर इज़ द राइट आंसर. ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर. शेक्सपियर इज़ द राइट आंसर. See the explanation. Negative capability, that is when man is capable of being in uncertainties, mysteries, doubt, without any irritable reaching after fact and reason. Keats regarded Shakespeare as the prime example of negative capability, attributing to him the ability to identify completely with his characters and to write about them with empathy and understanding. He contrasts this with the partisan approach of Milton and the Wordsworthian or egotistical sublime. Question number 54 is on your screen. She dwells with beauty that must die, wrote Keats in one of his odes referring to. तो 54 का दोस्तों करेक्ट आंसर करिए. किसको रेफरिंग करते हुए उन्होंने लिखा है? मेलनकोली. सी इज़ द राइट आंसर. ऑप्शन सी मेलनकोली इज़ द राइट आंसर. See the explanation. In his ode on melancholy, stanza 3, Keats wrote the above lines referring to melancholy. Hence option C is correct. तो melancholy को रेफरिंग करते हुए लिखते हैं कि she dwells with beauty that must die. वो सुंदरता के साथ रहती है और कह रहा beauty that must die. ऐसी सुंदरता क्या होनी चाहिए? समाप्त होनी चाहिए यानी मरनी चाहिए. चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फिर से हम देख लेते हैं. वेयर ब्यूटी कैन नॉट कीप हर लस्ट्रियस आइज और न्यू लव पाइन एट देम बियॉन्ड टुमारो. दीज लाइन्स आर फ्रॉम. तो ये लाइनें दोस्तों ओड टू अ नाइटिंगेल 1819 में लिखी गई ओड में आता है. फॉर इट इज़ द इटर्नल फ्लॉ दैट फर्स्ट इन ब्यूटी शुड बी फर्स्ट इन माइट. दीज लाइन्स आर फ्रॉम हाइपेरियन अ विजन. हाइपेरियन दोस्तों पैराडाइज लॉस्ट से इम्प्रेस्ड है. अड्यू द फैंसी के नॉट चीट सो वेल एज सी इज फेम टू डू डिसीविंग एल्फ. दीज लाइन्स आर फ्रॉम ओड टू अ नाइटिंगेल. दोस्तों अब एक पोएम की लाइन्स ज़रूर पढ़नी चाहिए क्योंकि कोई भी लाइन दे देगा और पूछेगा ये किस पोएम की लाइन है. कीट्स वॉज नॉट ओनली द लास्ट बट आल्सो द मोस्ट परफेक्ट ऑफ द रोमांटिसिस्ट. हुज कमेंट इज़ दिस? तो दोस्तों ये विलियम जे लॉन्ग का कमेंट है. Do not all charms fly at the mere touch of cold philosophy. These lines are from Keats' Lamia. Keats की लेमिया इसमें एक सर्पेंट वुमेन है जिसका लवर लाइसियस है और अपोलोनियस नाम का एक फिलोसफर होता है जो जब लाइसियस इनवाइट करता है शादी में फीस्ट देता है तो अपोलोनियस लेमिया को पहचान लेता है कि ये क्या है, ये एक सर्पेंट वुमेन है. लेमिया उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके लवर लाइसियस को ये बात ना बताए, लेकिन अपोलोनियस नहीं मानता है और इसलिए लेमिया वहाँ से भाग जाती है. इन विच मैगजीन्स डिड द क्रिटिक्स अटैक कीट्स वर्क एंडाइमियन. किस मैगजीन में आलोचकों ने कीट्स के वर्क एंडाइमियन जो कि 1817 में लिखा गया, 1818 में पब्लिश किया गया, हीरोइक कपलेट में लिखा गया, थॉमस चैटर्टन को डेडिकेटेड है.
सिंथिया द मून गॉडेस एंड ग्रीक यूथ एंडाइमियन की लव स्टोरी है। इस पे अटैक किसने किया? ब्लैकवुड्स एंड द क्वार्टरली रिव्यू, इस मैगजीन में इस पे आलोचकों ने अटैक किया। कीट्स हैड फ्लिंट एंड आयरन इन हिम हुज कमेंट इज दिस। तो दोस्तों ये कमेंट है मैथ्यू आर्नोल्ड का। द थीम ऑफ हाइपेरियन इज द ओवरथ्रो ऑफ द दोस्तों यहाँ पे कुछ दिखने में दिक्कत हो रही, बाय द सन गॉड, बाय द यंग सन गॉड। तो अपोलो यहाँ पे सही हो जाएगा, अपोलो। क्या दोस्तों लाइन है? द थीम ऑफ हाइपेरियन इज द ओवरथ्रो ऑफ द बाय द यंग सन गॉड, अपोलो इज द राइट आंसर। द इमेजिनेशन में बी लाइकन टू एडम, द इमेजिनेशन टाइटन्स, दोस्तों ये लिखा हुआ है, ओवरथ्रो ऑफ द टाइटन्स बाय द यंग सन गुड, या गुड की जगह गॉड होना चाहिए दोस्तों, यंग सन गुड नहीं, सन गॉड होना चाहिए, गॉड। द इमेजिनेशन में बी लाइकन टू, और यहाँ पे दोस्तों इसके पहले टाइटन्स है, टाइटन्स ध्यान रखिएगा, TITA टाइटन, TANS टाइटन्स। द इमेजिनेशन में बी लाइकन टू एडम्स, एडम्स के बाद दोस्तों यहाँ पे ड्रीम लिखा हुआ है, ड्रीम, DREAM, ड्रीम। He awoke and found it true. The imagination may be likened to Adam's dream. He awoke and found it true. Who said? ये कीट्स ने कहा। Keats was one of the inheritors of unfulfilled renown. Who said? ये सेली की लाइन है दोस्तों, सेली ने कहा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। क्वेश्चन नंबर 55 इज ऑन योर स्क्रीन। Dash the very word is like a bell to toll me back from thee to my soul self. Which word? तो बताइए दोस्तों 55 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फॉरलॉर्न। और फॉरलॉर्न दोस्तों अकेलेपन के लिए यूज होता है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फॉरलॉर्न द वेरी वर्ड इज लाइक अ बेल टू टॉल मी बैक फ्रॉम द दी टू माई सोल एल्फ। तो फॉरलॉर्न, सी इज द राइट आंसर। The word forlorn completes the extract which is from Keats' Ode to a Nightingale 1819. Thus charmed magic casements opening on the foam of perilous seas in fairy lands forlorn. Forlorn the very word is like a bell to toll me back from thee to myself, to my soul self, hence option C is correct. Question number 56 is on your screen. Which of the following poem by Keats uses the Spenserian stanza? तो स्पेंसरियन स्टेंजा में दोस्तों कौन सा वर्क ये है, जरा चार ऑप्शन में बताइए। 56 का क्या हो जाएगा? तो द ईव ऑफ सेंट एग्नेस लॉन्ग नरेटिव पोएम है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द ईव ऑफ सेंट एग्नेस, The Eve of St. Agnes is a long narrative poem, 42 stanzas by John Keats, written in 1819 and published in 1820. The poem is in Spenserian stanzas. तो दोस्तों याद रखिएगा, The Eve of St. Agnes लॉन्ग नरेटिव पोएम है, एंडाइमियन लॉन्ग नरेटिव पोएम है, लेमिया भी लॉन्ग नरेटिव पोएम है। तो 1819 में लिखी गई एंड 1820 में पब्लिश हुई। 42 स्टेंजा है इसमें, ध्यान रखिएगा। Question 57 is on your screen. The island setting of Latmos figured in Keats. तो माउंट लेटमॉस की बात दोस्तों इसे एंडाइमियन में हुई है 57, आपको पता है अगर आपने पढ़ा होगा। तो ऑप्शन ए एंडाइमियन इज द राइट आंसर। लेटमॉस आइलैंड फिगर्स इन कीट्स एंडाइमियन, written in 1817 and published in 1818, hence option A is correct. Question number 58 is on your screen. With what does the speaker claim to be half in love in Ode to a Nightingale?
ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों क्वेश्चन। विद व्हाट डज द स्पीकर क्लेम टू बी हाफ इन लव इन ओड टू अ नाइटिंगेल। 58 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? द पीस दैट कम्स विद डेथ। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। द पीस, वो शांति जो मौत के साथ आती है। इन हिज पोएम ओड टू अ नाइटिंगेल 1820, Keats claims to be half in love with the peace that comes with death, hence option D is correct. 59, question number 59 is on your screen. One of the most quoted statements on poetry by John Keats is reproduced with blanks below. Complete the statements with correct answer. If poetry, ये लाइन दोस्तों अभी मैंने बताई थी। इफ़ पोइट्री बताइए कम नॉट नेचुरली एज द लीव्स टू अ ट्री, अभी ये बताई थी मैंने। 59 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 59 का आंसर करिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। इफ़ पोइट्री कम नॉट हैड बेटर नॉट कम एज नेचुरली एज द लीव्स टू अ ट्री। तो इफ़ पोइट्री कम नॉट एज नेचुरली एज द लीव्स टू अ ट्री, इट हैड बेटर नॉट कम। यानी कि कविता अगर नेचुरली एक पेड़ के पत्ते की तरह नेचुरली ना आए तो इससे अच्छा है कि वो ना ही आए। तो 59 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इफ़ पोइट्री कम नॉट नेचुरली एज द लीव्स टू अ ट्री, इट हैड बेटर नॉट कम एट ऑल। क्वेश्चन नंबर 59 का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। In his letter to John Taylor 1818, Keats wrote, "If poetry come not as naturally as the leaves to a tree, it had better not come at all." Hence option C is correct. Question number 60 is on your screen. In spite of his transcendental genius, Keats never was nor ever will be a popular poet, said Shelley. Why did Shelley comment so? 60 का दोस्तों बताइए। ऑप्शन नंबर 1, कीट्स पोइट्री डज नॉट रिफ्लेक्ट मैच्योरिटी। करेक्ट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी, कीट्स पोइट्री इज डिवाइड ऑफ द रिवोल्यूशनरी स्पिरिट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सी द एक्सप्लेनेशन। In spite of his transcendental genius, Keats never was nor ever will be a popular poet. Keats' poetry is devoid of the revolutionary spirit. That is why P.B. Shelley was forced to say that Keats could not participate in the revolution and never did support the rebellious. Therefore, Shelley got angry and criticized not only Keats but also Wordsworth. तो दोस्तों ये सब आपस में फ्रेंड थे, लेकिन फिर भी फ्रेंड्स में भी कंपटीशन होता है, तो एक दूसरे की आलोचना करते रहते थे। क्वेश्चन नंबर 61, जॉन कीट्स डेडिकेटेड एंडाइमियन टू। तो दोस्तों थॉमस चैटरटन को एंडाइमियन डेडिकेटेड है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। द मेमोरी ऑफ थॉमस चैटरटन। एंडाइमियन इज़ अ पोएम बाय जॉन कीट्स, फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1818, written in 1817 by Taylor and Hesse of Fleet Street in London. John Keats dedicated Endymion in the memory of Thomas Chatterton, who was an English poet and forger of pseudo-medieval poetry. He committed suicide, dying of arsenic poison khake. His works and death were much discussed posthumously and had an influence on the romantic movement. Question number 62 is on your screen. तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। Keats addresses the Grecian urn as an Attic shape in his ode on a Grecian urn 1819 because it was। तो Attic shape में दोस्तों क्यों कहा बताइए ज़रा। 62 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि ये कहाँ से था? ये ग्रीस से था। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, बिकॉज इट वॉज फ्रॉम ग्रीस मीन्स यूनान। Keats addresses the Grecian urn as an Attic shape in his ode on a Grecian urn
because it was from Greece. Ode on a Grecian urn is a written by John Keats, written in May 1819 and published in 1820. Number 15 issue of the magazine Annals of the Fine Arts. He was inspired to write the poem after reading two articles of English artist and writer Benjamin Haydon. Keats was aware of other works on classical Greek art and had first-hand exposure to the Elgin marbles, all of which reinforced his belief that classical Greek art was idealistic and captured Greek virtues, which forms the basis of the poem. Question number 63 is on your screen. What, according to Keats, will the urn remain to man when old age shall दिस जनरेशन वेस्ट? बताइए दोस्तों, 63 का करेक्ट आंसर करिए। तो क्या होगा 63 का करेक्ट आंसर? ऑप्शन बी, अ फ्रेंड। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू कीट्स, अ फ्रेंड विल रिमेन टू मैन व्हेन ओल्ड एज शैल दिस जनरेशन वेस्ट। In the last stanza, Ode on a Grecian Urn 1819, the poet sees urn as a friend. Urn means दोस्तों कलश होता है। As a friend to humanity, but that friendship resides less in the particular truth that the urn has to teach humankind and more in the fact that the message is truth and truth is beautiful. कलश पे दोस्तों बहुत अच्छी चित्रकारी है, आर्ट है, तो इसीलिए ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी कहा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। उसके पहले दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस भी हम देखेंगे। ये इंपॉर्टेंट लाइंस हैं जो कि पूछी जाती हैं। एग्जाम पॉइंट्स। आई हैव लव्ड द प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी इन ऑल थिंग्स, फॉर दिस इज़ फाउंड इन वन ऑफ कीट्स लेटर्स। कीट्स के लेटर में ये बात फाउंड होती है। Forever wilt thou love and see be fair, this appears in Ode on a Grecian Urn में ये लाइन आती हैं। लॉरेंजो दोस्तों इसे इसाबेला का लवर है। साइलॉक वाला लॉरेंजो दोस्तों अलग है, ध्यान रखना, मर्चेंट ऑफ वेनिस में। वन ऑफ द वर्क्स ऑफ कीट्स इज बेस्ड ऑन बर्टन्स द एनाटॉमी ऑफ मेलनकोली, फाइंड इट आउट। तो लेमिया दोस्तों बेस्ड है एनाटॉमी ऑफ मेलनकोली पे, जो कि बर्टन्स की है। हिज हार्ट वॉज नॉट ब्रोकन, उसका दिल टूटा नहीं, बट इट वॉज स्टार्ड, बल्कि भूखों मरा। दिस इज सेड अबाउट, ये कीट्स के बारे में कहा जाता है, क्योंकि जो कीट्स की प्रेमिका थी फैनी ब्राने, उसने इसको बहुत तड़पाया। वो चाहता था कि ही वॉन्टेड टू रेस्ट इन हिज लैप, ही वॉन्टेड टू एन्जॉय द राइज एंड फॉल ऑफ हर ब्रेस्ट, लेकिन उसने उसके प्रेम को समझा नहीं। इसलिए लाइन लिखी गई कीट्स के बारे में कि हिज हार्ट वॉज नॉट ब्रोकन, उसका दिल नहीं टूटा, बट इट वॉज स्टार्ड, बल्कि भूखों मरा। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। आई थिंक आई शैल बी अमंग द इंग्लिश पोएट्स आफ्टर माई डेथ हु सेड, ये किसने कहा कि मेरे विचार से मैं मरने के बाद अंग्रेजी कवियों के साथ मेरा भी नाम होगा? तो ये कीट्स को विश्वास था और वैसा ही हुआ। ही इज़ विद शेक्सपियर, तो शेक्सपियर के साथ कीट्स हैं, ये कमेंट किया था मैथ्यू आर्नोल्ड ने। शैली ट्रेवल्ड फ्रॉम हेवन टू अर्थ वाइल कीट्स फ्रॉम अर्थ टू हेवन, शैली ने स्वर्ग से पृथ्वी की यात्रा की, वाइल कीट्स की जो कविताएं थी वो अर्थ से हेवन की ओर जाती थी। तो दोनों में अंतर था। इट इज़ नो स्मॉल थिंग टू हैव सो लव्ड द प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी एज टू परसीव द नेसेसरी डेलिनिएशन of beauty with truth and of both with joy. Keats was a great spirit and counts for more than many even of his admirers. Suppose because this just high perception made itself clear to him, whose comment is this? मैथ्यू आर्नोल्ड। तो दोस्तों मैथ्यू आर्नोल्ड का एक कमेंट है। कीट्स पोएट्री वॉज नॉट इमिटेटेड इन डीड ऑफ शेक्सपियर्स बट शेक्सपीरियंस, हुज कमेंट इज दिस? मैथ्यू आर्नोल्ड का कमेंट है। अ पोएट इज द मोस्ट अनपोएटिकल थिंग इन एग्जिस्टेंस, ही हैज़ नो आइडेंटिटी, ही इज़ कंटिन्यूअली इन फॉर एंड फीलिंग सम अदर बॉडी,
हु सेड, ये कीट्स ने कहा है। आई कैन स्कैर्सली पोसेस वॉट आई बट डिमली परसीव एंड येट आई थिंक आई परसीव इट। दिस स्टेटमेंट ऑफ कीट्स शोज हिज मेंटल स्टेट। इन दिस मेंटल स्टेट ही रोट एंडाइमियन इन 1817। आई लुक अपॉन फाइन फ्रेजेस लाइक अ लवर। कीट्स कहते हैं कि मैं जो फाइन फ्रेजेस को एक प्रेमी की तरह देखता हूँ। तो ये कीट्स ने कहा था, जॉन कीट्स, रोमांटिक पोएट। Whom does Keats advise to load every rift with war? तो शैली को ये एडवाइस देते हैं, पीबी शैली इनके फ्रेंड थे। A poem is a feverish attempt rather than a deed accomplished, who said, कीट्स ने लाइन कही है। Hyperion was planned to be a blank verse epic in 10 books. Only 2 books and part of the third were completed, yet it remained Keats' greatest achievement. The poem was inspired by a book of Milton. Which book is this? अभी दोस्तों मैंने आपको बताया था कि हाइपेरियन जो है वो पैराडाइज लॉस्ट से इंस्पायर्ड है। कीट्स यूज द सोनेट फॉर्म विच वन। कीट्स ने इटालियन फॉर्म जिसको हम पेट्रार्कन भी कहते हैं। ओ पोएसी फॉर दी आई होल्ड माई पेन दैट आई एम नॉट येट अ ग्लोरियस डेनिजन ऑफ दाई वाइड हेवन। दीज लाइन्स आर फ्रॉम। तो दोस्तों ये लाइनें स्लीप एंड पोइट्री से हैं। स्टॉप एंड कंसीडर लाइफ इज़ बट अ डे। रुको और विचार करो, जीवन एक ही दिन का है। दिस लाइन अपीयर्स इन स्लीप एंड पोइट्री में लाइन आती है। एवर लेट द फैंसी रोम, प्लेजर नेवर इज एट होम। आनंद कभी घर पे नहीं होता। एवर लेट द फैंसी रोम मतलब घूमो टहलो भटको इधर उधर। प्लेजर नेवर इज एट होम, घर पे कभी भी आनंद नहीं है, इसीलिए साधु महात्मा देखो भटकते रहते हैं। दीज लाइन्स आर फ्रॉम टू फैंसी, इट अपीयर्ड इन 1819। तो ये लाइनें 1819 में आती हैं। क्वेश्चन नंबर 64 दोस्तों, द अर्न इन कीट्स ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न इज एड्रेस्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो एटिक सेप कहा गया है, क्या कहा गया है 64 का बताइए दोस्तों आप लोग, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल एटिक सेप कहा गया है उसको। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलते हैं 64 के एक्सप्लेनेशन की ओर। द अर्न इन कीट्स ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न इज एड्रेस्ड बाय द एक्सप्रेशन ऑफ एटिक सेप divided into 5 stanzas of 10 lines each. The ode on 5 stanza है दोस्तों, 10 लाइन ईच हैं। The ode on a Grecian urn contains a nature's discourse on a series of designs on a Grecian urn. The poem focuses on 2 scenes, one in which a lover eternally pursues a beloved without fulfillment and another of villagers about to perform a sacrifice. तो ऑप्शन ए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। एटिक सेप मैंने अभी आपको बताया था, एटिक सेप। चलिए 65 की ओर चलते हैं। द डिस्क्रिप्शन दैट डज नॉट रेफर टू कीट्स ग्रेसियन अर्न इज। कौन सा डिस्क्रिप्शन है जो ग्रेसियन अर्न के बारे में नहीं, तो एटिक सेप है, अभी मैंने बताया। सिल्वन हिस्टोरियन भी है, मैंने आपको बताया। अब सी और डी में बताइए आप लोग क्या होगा। तो कोल्ड पेस्टोरल भी कहा है, कहा कि दैट डज नॉट रेफर, तो अ मिस्टीरियस प्रीस्ट डज नॉट रेफर टू अर्न। डी इज द राइट आंसर। द डिस्क्रिप्शन अ मिस्टीरियस प्रीस्ट इज नॉट ऑफ द ग्रेसियन अर्न। ग्रीक पॉट और वेस एक यूनानी कलश है, but for people coming to the sacrifice in Keats ode on a Grecian urn 1819, hence option D is correct। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। टोटल दोस्तों हम इसमें 75 करेंगे। To what kind of an altar does the priest led the garlanded heifer मीन्स होता है बछिया, in Keats ode on a Grecian urn। तो बताइए इसका 66 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन बी, अ ग्रीन एल्टर इज द राइट आंसर। अ ग्रीन एल्टर। टू व्हाट काइंड ऑफ एन एल्टर डज द प्रीस्ट लेड द गारलैंडेड हाइफर। एक
पुजारी जो है वो माला डालकर एक गाय के बच्चिया को लेकर जाता है बलि देने के लिए। एल्टर मीन्स होता है वेदी या बलि, जिसपे बलि दी जाता है। तो ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, तो अब बी ऑप्शन है ग्रीन एल्टर इज राइट आंसर। द मिस्टीरियस प्रीस्ट लेट्स द heifer to a green altar in Keats' ode. To what green altar, O mysterious priest, leadest thou that heifer lowing at the skies? Line number 32-34। बेचारी वो बच्चिया आकाश की ओर निहारती है और सोचती है कैसे हत्यारे लोग हैं जो धर्म के नाम पर मेरी हत्या करने जा रहे हैं। Hence option B is correct. Question number 67 is on your screen. Who among the following is known for his Hellenic spirit? तो हेलेनिक स्पिरिट के लिए दोस्तों कीट्स को जाना जाता है। 67 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, कीट्स इज द राइट आंसर, हेलेनिक स्पिरिट। कीट्स एज इज वेल नोन वॉज नॉट अ क्लासिकल स्कॉलर येट, क्लासिकल स्कॉलर नहीं थे। ही हैज़ बीन फेमस फॉर हिज हेलेनिज्म के लिए जाने जाते हैं। अ टर्म विच मे बी डिफाइंड एज अ लव ऑफ ग्रीक आर्ट के लवर, लिटरेचर, कल्चर एंड वे ऑफ लाइफ। कीट्स हैड एन इनबॉर्न लव फॉर द ग्रीक स्पिरिट, यूनानी स्पिरिट थी इनके अंदर, चाहे वहाँ की संस्कृति हो, साहित्य हो, उसके प्रति इनके अंदर लव था। रोमांटिक पोएट थे। Their religion of joy and their religion of beauty, John Keats is known for his Hellenic spirit of romanticism. Hence option D is correct. तो जॉन कीट्स दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छी लाइन है दोस्तों। हार्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम। जो चीज़ें सुनी नहीं होती बहुत अच्छी लगती, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। डिस्टेंस ड्रम्स साउंड्स वेल, जो चीज़ें सुनी है वो तो अच्छी लगती हैं, लेकिन जो नहीं सुनी है वो और भी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। यानी जहाँ आप घूमने गए वो तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन आप जहाँ नहीं घूमने गए वो सुन के आपको और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये लाइन आती है किसमें? ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, डी इज़ द राइट ऑप्शन। The lines heard melodies are sweet but those unheard are sweeter have been taken from Keats' Ode on a Grecian Urn 1819, hence option D is correct। चलिए दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स और हम देख लेते हैं। Keats wrote a ballad in 1819 to conquer love and death. It was an allegorical expression of his agonized struggle. Find out the ballad। तो La Belle Damsel's Mercy, इसका मतलब होता है अ ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 से पहले कुछ और इम्पोर्टेंट लाइनें देख लेते हैं। इन्हीं लाइनों से दोस्तों क्वेश्चन बनता है। विच पोएम वॉज रिटन सून आफ्टर द डेथ ऑफ हिज ब्रदर टॉम, कौन सी पोएम ब्रदर टॉम के मरने के बाद लिखी गई? तो ओड टू नाइटिंगेल। वन ऑफ कीट्स फ्रेंड डाइड इन हिज आर्म्स, कीट्स का एक दोस्त इनकी बाहों में मर गया। फाइंड हिम आउट, उसका नाम था सेवर्न। विच सोनेट इज़ द लास्ट ऑफ कीट्स सोनेट्स, तो ब्राइट स्टार। और ब्राइट स्टार में ही दोस्तों ये लिखते हैं कि ही वॉन्टेड टू ले इन द लैप ऑफ हिज बिलव्ड, ही वॉन्टेड टू enjoy the ripening breast of his beloved, he wanted to feel his breath, he wanted to see the rise and fall of the breasts. Who calls ode to autumn, perhaps the nearest to perfection, Swinburne. Here lies one whose name was written in water. This is the epithet written on the grave of poet. Identify him. यहाँ वो लेटा है जिसका नाम पानी में लिखा गया। ये कीट्स ने लाइन कही थी। I dislike mankind in general, and if there was a person born without the faculty of open, I am he who said. कीट्स ने लाइनें कहीं। It is a long narrative poem in 4 volumes। दोस्तों एंडाइमियन 4 वॉल्यूम में लिखा गया और चारों वॉल्यूम में अलग अलग बात कही गई। It deals with the Greek myth of love of the moon goddess Cynthia for a Greek youth Endymion. Who is this youth? ये youth Endymion है। The name of this youth is also the title of the poem Endymion 1817 में लिखी गई।
1818 में पब्लिश हुई, हीरोइक कपलेट में लिखी गई, थॉमस चैटरटन को डेडिकेटेड है और दोस्तों ये 4 वॉल्यूम में है, तो आपको ध्यान रखना है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर हु सेड, कीट्स ने बात कही है और इसी से स्टार्टिंग है इस पोएम की, लॉन्ग नरेटिव पोएम है। द अदर टाइटल ऑफ द पोएम इसाबेला, इसाबेला पोएम का अदर टाइटल है द पोर्ट ऑफ बासिल 1818। द स्टोरी ऑफ इसाबेला इज टेकन फ्रॉम, तो इसाबेला की स्टोरी बोकासियो के से ली गई है। इट इज़ ए स्टोरी ऑफ द मर्डर ऑफ लेडीज लवर हु इज़ मर्डर्ड बाय द ब्रदर ऑफ द बिलव, प्रेमिका के भाई के द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। एक लेडी की प्रेमी की कहानी है ये। तो आइडेंटिफाई द पोएम में कौन सी पोएम है, इसाबेला ये पोएम है। दिस पोएम इज इन स्पेंसरियन स्टैंजाज, इट प्रेजेंट्स द स्टोरी ऑफ इलोपमेंट ऑफ पोरफायरा एंड मेडलाइन, आइडेंटिफाई द पोएम। तो द ईव ऑफ सेंट एग्नेस दोस्तों ये लॉन्ग नरेटिव पोएम है, 1810 में लिखी गई और स्पेंसरियन स्टैंजाज में है ये। तो इसमें लव स्टोरी है पोरफायरा एंड मेडलाइन की। लेमिया सर्पेंट वुमेन 1819 presents the story of a youth named Lysias' love for Lamia is a serpent woman. Otho the Great is Keats ड्रामा है ये, Otho the Great is Keats ड्रामा है, ध्यान रखिएगा। Their lips touched not but had not bid adieu, who said, कीट्स ने ये ओड टू साइकी में कहा, जो कि 1819 में ओड साई थी, जो कि ओड 1819 के नाम से जानी जाती हैं सारी ओड्स। Beauty that must die and joy, whose hand is ever at his lips bidding adieu. Where do these lines appear? Road to Melancholy की लाइनें हैं दोस्तों। Question number 69. She cannot fade, though hast not thy bliss. Forever wilt thou love and she be fair. These lines from Ode on a Grecian Urn refers to 69 का दोस्तों बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन सी, परमानेंस ऑफ आर्ट, सी इज द राइट आंसर। द लाइन्स शी कैनॉट फेड, शी बी फेयर रेफर टू परमानेंस ऑफ आर्ट और ब्यूटी। शी कैन फेड दो हैज नॉट thy bliss means the woman he wants will not fade. She will not grow ugly and old. On the other hand, he will never be happy. Forever wilt that love and she be fair means his love will be forever and she will forever be beautiful. Hence option C is correct. Question number 70 दोस्तों, 75 हम लोग टोटल करेंगे। Which of the following writers is noted for what Keats called negative capability? तो 70 का दोस्तों करेक्ट आंसर करिए, क्या हो जाएगा बताइए। तो मैंने आपको बताया था कि फॉलो किया था शेक्सपियर को, तो शेक्सपियर इज़ द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स इज़ नोटेड फॉर व्हाट कीट्स कॉल्ड नेगेटिव कैपेबिलिटी, यानी ओरिजिनल नेगेटिव कैपेबिलिटी शेक्सपियर की फॉलो की थी कीट्स ने। चलिए 70 का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। In Keats' concept of negative capability, Shakespeare has been noted to have possessed it enormously. Negative capability describes the capacity of human beings to transcend and revise their context. In a letter to his brothers George and Thomas Keats on 21 December 1817, Keats used the phrase negative capability, that is, when man is capable of being in uncertainties, mysteries, doubts without any irritable reaching after facts and reason. क्वेश्चन नंबर 71 दोस्तों, 4 क्वेश्चन और बचे हैं। With which of the following poets do we associate the pictorial quality of poetry? तो 71 का दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कीट्स के साथ। पिक्टोरियल क्वालिटी ऑफ पोइट्री, कीट्स इज द राइट आंसर। John Keats' pictorial quality enables him to depict sensuous joys in an excellent manner. He is one of the greatest word painters in English poetry. 72. John Keats died at the age of 26. यहाँ पे दोस्तों अगर 25 ऑप्शन में होता तो उसके साथ जाते, तो 26 इज द राइट आंसर। 26। John Keats died on February 23, 1821. It is believed that he was clutching the hand of his friend Joseph Severn at the time of his passing. He died of tuberculosis
जिसको टीबी कहते हैं दोस्तों। ही वॉज बॉर्न ऑन 31 अक्टूबर 1795। ही डाइड इन द 26th ईयर। 25th कंप्लीट कर लिया था, 26th ईयर में थे तब इनकी डेथ हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 73, जॉन कीट्स डाइड ऑफ, तो कंजम्पशन से इनकी डेथ हुई थी। ऑप्शन बी, जिसको ट्यूबरकुलोसिस भी कहते हैं और इन शॉर्ट टीबी भी कहते हैं। जॉन कीट्स वॉज द मोस्ट promising figure of the early 19th century. He died in Rome on 23 February 1821 at the age of 25. 25 में दोस्तों ये डेथ हो गई थी, लेकिन ये अपने 26 में लग गए थे, इसलिए अगर ऑप्शन में 25 26 दोनों हो तो आप 25 के साथ जाइएगा। He was suffering from consumption. He was buried in the Protestant cemetery. Protestant cemetery में इनको दफनाया गया। His last request was to be placed under a tombstone bearing no name or date, only the words. इन्होंने अपनी लास्ट रिक्वेस्ट की थी इनकी कब्र पे कोई नाम कोई तारीख न लिखा जाए, केवल एक लाइन लिख दिया जाए कि हियर लाइज वन हुज नेम वॉज रिटन इन वाटर। यहाँ वो व्यक्ति लेटा है जिसका नाम पानी में लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 74, द लाइन दो वॉज नॉट बॉर्न फॉर डेथ इमॉर्टल बर्ड अकर्स इन। तुम्हारा जन्म मरने के लिए नहीं हुआ था, अमर पक्षी। तो 74 का ऑप्शन सी, ओड टू नाइटिंगेल में दोस्तों लाइन आती है। कीट्स ने ये पोयम 2 से 3 घंटे में लिख दी थी, ये ओड। द लाइन दो वॉज नॉट बॉर्न फॉर डेथ इमॉर्टल बर्ड अकर्स इन जॉन कीट्स ओड टू नाइटिंगेल। It is line 60 in the poem. Keats composed this poem in 1 day as being inspired by the bird song. 1 day क्या दोस्तों, 2 या 3 आवर्स में ही पोएम उन्होंने लिखी थी। लास्ट क्वेश्चन, द ओड्स ऑफ कीट्स आर, तो ओड्स की जो दोस्तों कीट्स हैं वो जो जॉन कीट्स की ओड्स हैं वो रेगुलर हैं। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो दोस्तों हमने 75 क्वेश्चन डिस्कस किए, और दोस्तों जिनका LT ग्रेड मेंस का फॉर्म लास्ट डेट 16 है दोस्तों भरने की, और भेजने की 23 है। मैंने भी क्वालिफाई किया है मेंस, और हालांकि मैं ज्वाइन नहीं करूंगा क्योंकि मैं नीचे पद पे नहीं जाऊंगा, मैं अपर के लिए ही सोचूंगा, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सोचूंगा। फिर भी मैंने एक फॉर्म डाल दिया था ये देखने के लिए कि मेरा ज्ञान कहाँ तक है। आपको मैं अपना मेंस का फॉर्म भी दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पढ़ते रहिए मेरे साथ, पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और पद तो मिलेगा ही। चलिए।